न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराजा अग्रसेन के सुशासन रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हिसार में बोले गृह मंत्री अमित शाह। महाराजा अग्रसेन प्रतिमा और विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में 25 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर हुई मुठभेड़। नक्सलियों के पास से इंसास राइफल और गोला बारूद बरामद। पंजाब की मान सरकार के खिलाफ किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के घरों का किया घेराव। एमएसपी की गारंटी समेत शंभू खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई से हुए नुकसान की भरपाई की मांग। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी मुबारकबाद। और वक्फ संशोधन बिल को केरल के कैथोलिक बिशप्स काउंसिल का समर्थन। राज्य के सांसदों से विधेयक के पक्ष में मतदान की अपील। केंद्रीय मंत्रियों ने किया स्वागत। कहा, तुष्टीकरण के लिए बिल को लेकर किया जा रहा है दुष्प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरियाणा के हिसार स्थित अग्रोहा के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में पीजी हॉस्टल का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में 32 बेड के अत्याधुनिक सुविधाओं वाले आईसीयू का भी उद्घाटन किया। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 20 फीट ऊंची महाराजा अग्रसेन की 800 किलोग्राम वजनी प्रतिमा का अनावरण किया गया। पीजी स्टूडेंट्स के लिए बनने वाले 60 कमरों के छात्रावास भवन की आधारशिला भी रखी गई। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा ने देश की परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। हरियाणा की ये भूमि ने चिर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अग्रसेन जी अनूठे प्रकार के शासक रहे। हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता उन्होंने निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। महाभारत काल से आज तक अग्रसेन जी एक अनूठे प्रकार के शासक रहे। उस जमाने में लगभग 5300 साल पहले मेरे शहर में जो आता है वो आते ही लखपति होगा और आते ही महल को प्राप्त करेगा, ऐसी नींव डाली। समृद्धि का इतना सुचारू रूप से राज्य पर बोझ डाले बगैर हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता शायद आज तक किसी ने ना ढूंढा है, ना किसी ने जमीन पर उतारा है। एक प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले जाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ घरों में शौचालय नहीं थे। देश में हर घर को शौचालय देने में हरियाणा सरकार सबसे आगे रही है। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर एक 10 साल के अंदर ही ले जाने का काम। 4 करोड़ आवास बनाए, मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। 11 करोड़ लोगों को
गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम। आजादी के 70 साल के बाद 12 करोड़ घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था, और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार है। हिसार में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के साथ पीजी हॉस्टल का अनावरण किया। इसी विषय पर डीडी न्यूज के संवाददाता धीरज कुमार ने पूर्व राज्यसभा सांसद और मेडिकल कॉलेज के सलाहकार डीपी वत्स से बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हिसार के सलाहकार डीपी वत्स जी हैं, जो कि पूर्व में राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के बारे में इसकी कैपेसिटी क्या है, जो बेड की या विस्तार की जो बातें आज हुई है वो क्या है? और एक्सपेंशन तो इसको मैंने अपने भाषण में भी कहा कि यहाँ तो हेलीपैड भी हमारे पास 3 हेलीपैड हैं, यानी पेशेंट्स को इवैक्यूएट यहाँ से भी किया जा सकता है और यहाँ लाया भी जा सकता है। और बिल्डिंग्स बनाने के लिए बड़ा स्कोप है, तो इसको एम्स जैसे एम्स दिल्ली है, बाकी एम्स से तो हम बेहतर है कि बेस्ट रेफरल सेंटर एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसका बनाने का नवीन जिंदल ख्वाब देखते हैं, और वो सरकार अगर सहयोग करे तो पूरा हो सकता है, क्योंकि एग्रीमेंट इस तरह का है कि वो सरकार को 50-50 देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी को मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दंताकरण स्पेशल जोनल कमेटी की सदस्य रेणुका उर्फ बानू को मार गिराया है। रेणुका के सर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। अभियान के दौरान सुबह से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी जारी रहे। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से अब तक एक महिला माओवादी का शव, इंसास राइफल, गोला बारूद और दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है। मुठभेड़ और खोज अभियान जारी है। इससे पहले राज्य के बस्तर क्षेत्र के सुकमा और बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ों में 11 महिलाओं समेत 18 नक्सलियों को मार गिराया था। राज्य में इस वर्ष अब तक अलग अलग मुठभेड़ों में 135 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 119 बस्तर संभाग में मारे गए हैं। पंजाब की आप सरकार द्वारा बलपूर्वक शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसान आंदोलन को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर पंजाब के किसानों में भारी आक्रोश है। किसानों ने आज पूरे राज्य में विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव कर दिया। किसानों ने संगरूर में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि पंजाब सरकार ने उनके साथ जबरदस्ती की। दरअसल 19 मार्च को पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पूरी तरह से खाली करा दिया था और कई किसान नेताओं की गिरफ्तारियां भी हुई थीं। किसानों का कहना है कि भगवंत मान सरकार ने किसानों के साथ न्याय नहीं किया है। मान सरकार ने जो खनौरी और शंभू पर करा है उसका परिणाम है आज। तो जिस तरह से भगवंत मान सरकार ये दावे कर रही है कि हमारे साथ तो किसानों का कोई मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को 19 फरवरी को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पेश करने की तैयारी है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि इसका विरोध करने वाले लोग सियासत कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगदम्बिका पाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। सर, वक्फ पर बहुत विरोध प्रदर्शन हुआ है कुछ संगठनों के द्वारा, क्या कहना है? इस तरह का विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग? मतलब मुझे ताज्जुब है कि कोई सच्चा मुसलमान होगा तो कम से कम वो विरोध की तरह से करेगा। जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज ईदगाहों पे लोगों का आह्वान किया कि आप काली। और आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस समय क्या कह रहे हैं। को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि झूठ ना बोलें
और वक्फ बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ के फिर उसके बाद में तर्क रख करके अपना बात को बोलने से अच्छा है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेसी में अपना अपना बात करने का, अपना तर्क रखने का पूरा आज़ादी है, लेकिन झूठ बोल करके समाज को गुमराह करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। हमारे जो बजट सत्र चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाने का प्रक्रिया जो शुरू हुआ है, हमने तैयारी पूरा कर लिया है। कब लाएंगे वो आप लोगों को बता देंगे, हम कल ही आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है हमारे नज़र में आ रहे हैं। 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं कि रमज़ान के समय और आज ईद के समय में भी हाथों में काला पट्टी बांध करके आने का आह्वान करना और सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना, ये हमारा देश के लिए ठीक नहीं है। हमने शुरू से बताया कि वक्फ बिल में जो ज़रूरत चीज़ है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में, उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ लोग मुसलमानों का मस्जिदें, कब्रिस्तान और मुसलमानों का ज़मीन जायदाद छीन लिया जाएगा, ऐसा क्यों बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ कानून आज़ादी से पहले भी था हिंदुस्तान में, आज़ादी के बाद में भी ये कानून मौजूद है। 1913 में, 1923, 1931, फिर आज़ादी के बाद 1954, फिर 4 बार संशोधन, फिर 1995, फिर 2013 में वक्फ कानून के ऊपर में लगातार बदलाव भी किया गया है और वह कानून चलते रहा। वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? मैं आप लोग से भी अनुरोध करता हूं, आप चेहरा पहचानिए। ये कौन कौन से राजनीतिक पार्टी के नेता और कौन लोग हैं समाज में जो खुलेआम पर झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का प्रयास करना, ये कहाँ का तरीका है? हमारा हिंदुस्तान जैसे आज़ादी कहाँ मिलेगा? जो चाहे बोल सकते हैं। संसद का अंदर में जो मेंबर है वो बोल सकते हैं, संसद के बाहर आम लोगों का भी बोलने का पूरा आज़ादी है। तो अपने ही देश में अपने देश का बदनाम करना, ये कितना गलत बात है। इसलिए जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लाएंगे, भरपूर चर्चा होना चाहिए। इसलिए तो जेपीसी बना करके इस बिल को रेफर किया गया है। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना व्यापक चर्चा किसी बिल के ऊपर में नहीं हुआ है। आज तक का इतिहास में जितना जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी भी सब्जेक्ट पर इतना बारीकी से व्यापक चर्चा नहीं हुई। 97 लाख से भी ज़्यादा मेमोरेंडम, रिक्वेस्ट, सजेशंस रिसीव किया है। तो इससे ज़्यादा वाइडर कंसल्टेशन और क्या हो सकता है? और तब जा करके वक्फ अमेंडमेंट बिल को फिर से हम पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। तो इसमें पूरा तरीके से रूल के मुताबिक प्रोसीड्योर को मेंटेन करते हुए संवैधानिक प्रक्रिया है, हम पूरा मेंटेन कर रहे हैं। तो जिसको जिस पार्टी का भी मत रखना है पार्लियामेंट में रखिए। हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे देर रात तक अगर चर्चा करना है, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमने अपने तरीके में पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की ओर से भी मैं कह रहा हूं
कि हमारे पार्लियामेंट के फोरम में, पार्लियामेंट के फ्लोर में नियम के तहत जो जितना बोल सकता है बोलने का पूरा आज़ादी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, बाहर से हमने पूरा व्यूज़ ले लिया है, मेमोरेंडम्स, रिप्रेजेंटेशंस पूरा कलेक्ट कर लिया है। अब जब बिल पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो पूरा इसको बारीकी से चर्चा होना चाहिए। एक एक प्रावधान, एक एक सेक्शन और उसमें जो क्लोज है, हम क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं और क्या क्या पुराने को रख रहे हैं, इसका बारीकी से चर्चा होना चाहिए और एक एक पॉइंट का हम जवाब देंगे। लेकिन चर्चा तो होना चाहिए, हंगामा से कुछ नहीं होता है। इसलिए मुझे ये पिछले 2-3 दिनों में जो देखने को मिला, इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पूरा झूठ बात फैला करके कई कई जगह में लाउड स्पीकर लगा के पूरा ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों का ज़मीन छीनने जा रहा है, मस्जिद छीनने जा रहा है, कब्रिस्तान छीनने जा रहा है। ऐसे क्यों झूठ बोलते हैं? वो जो बोलने वाला लोगों का चेहरा भी पहचान ही है, क्योंकि CAA जब लाया था तब भी यही झूठे बातें इन्होंने किया था कि CAA लाएंगे तो मुसलमानों का अधिकार छिन जाएंगे, नागरिकता छिन जाएंगे, मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, ऐसा बोला है। अब CAA कानून लग गया, साल भर हो गया, किसी एक मुसलमान का कोई अधिकार छीन लिया गया है? किसी का नागरिकता छीना है क्या? इतना ब्लैक एंड व्हाइट झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ करके सबको कहता हूं कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करते हैं बताइए, और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। ऐसे झूठ बात फैलाने से तो होगा नहीं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज ईद का दिन है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। हाँ, सच बात है, ईद का दिन में दिल से बात निकलना चाहिए, झूठ बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और ईद का दिन भी अगर झूठ बोलेगा तो वो तो इसका मतलब वो नकली आदमी है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि हम लोग जब बिल आने वाले हैं तो फिर उसको चर्चा के लिए तैयार करें। बिल्कुल बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, खुल करके बहुत बारीकी से बहस होना चाहिए। डिबेट एंड डिस्कशन, ये सबसे बड़ा हमारा ताकत है भारत का। My special appeal to everybody is, when we are preparing to bring Waqf Amendment Bill in the Parliament, we must participate in the debate and discussion on the floor of the House. Outside the Parliament, a record numbers of deliberations, consultations have taken place. JPC has gone on record to have the widest ever consultation process and highest ever representations being received in the history of democratic India. No other committee has gone so deep. So government has, with a very open heart, referred the Waqf Amendment Bill to the Joint Parliamentary Committee, and the Joint Parliamentary Committee had deliberated in detail and also given opportunity to everyone. Now, when the bill is ready, I want to request all the political parties to participate and make your point on the floor of the Parliament. Please don't mislead. In the past few days, I have received very disturbing news of misleading and spreading lies. Some of the specific thing I want to tell, that some people are saying that this Waqf Amendment Bill is unconstitutional. This Waqf rule, this Waqf provisions, these were in existence before independence. We had pre-independent laws, 1913 Mussalman Act, and 1923, 1931, 1954 after independence, 4 major amendments, 1995 Waqf Amendment Bill was passed. All these provisions are in existence in the past. How can Waqf Act be illegal if it was in existence before the independence? So please don't mislead. And the innocent Muslims are being told and misled by saying that the government is going to snatch the properties and rights of the Muslims. The falsehood
is breaching all the records. They are saying that this Waqf amendment provision will take away the qabristans and the masjid. What can be a more blatant lies than this? So the false narrative being spread by some of the people are very detrimental to our society and nation. I would like to request everyone, please mark and identify those leaders who are lying. These same people had misled the nation during CAA. The Citizenship Amendment Act was brought in, and these people said the CAA was brought in to take away the citizenship rights and status of the Muslims. Has any Muslim lost the status of citizenship in the past 1 year? So this kind of misleading campaign and totally misguiding the innocent people are totally uncalled for and condemnable. And I would like to make a very humble appeal that today is Eid, and on the very pious day of Eid, please don't lie. Today also some of the Muslims were asked to come to the prayer in masjid with a black band and the arms. Can you misuse the holy day, a pious day like Eid, for their political gain? This is very unfortunate in our nation. India is a secular country and our approach is secular. Prime Minister Modi's approach is very simple and clear. Sabka saath, sabka vikas. We think for everybody. As a minority affairs minister, I am very proud to say that minorities are safest in India and minorities enjoy the best rights of freedom in India. I've never seen any other country having this much of space, freedom for even the smallest of the communities. We belong to minority community, but we are proud Indian. We don't feel neglected. No minority community has been given any kind of treatment which would make them feel unsafe in this country. So this false propaganda must stop. Please attend the parliament and debate the issue on the floor of the house. इसमें जो दूसरा अभी केरला से जो पत्र आया है, केरला बिशप काउंसिल का, केरला का कैथोलिक बिशप काउंसिल ने जो अपील किया है, ये केरला का एमपी लोग को तो अपील किया है, लेकिन सबके लिए है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लाना है, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने से पहले जो प्रॉब्लम था उसको अगर दूर नहीं करेंगे तो कई समस्याएं देखने को मिल रहा है. तो क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से जो अपील किया है, केरला का एमपी भी उसको ध्यान से सुनी है और सारा देश के एमपी को भी सुनना चाहिए. पूरा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम सब मिल करके इस देश को बहुत अच्छा देश बनाना है और अच्छा कानून लाना है. और इस कानून पारित होने के बाद आप देखिए इससे फ़ायदा कितना होने वाला है, वो डिटेल तो मैं बाद में जिक्र करूंगा. आज तो मैं सिर्फ ये अपील करता हूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पार्लियामेंट में आ रहे हैं तो उससे पहले ये जो अराजकता का माहौल फैलाने का कोशिश करना, झूठ बात बोलना, देश को बदनाम करना, ये ना करें और बिल का एक एक प्रावधान को सुन करके, पढ़ करके, देख करके अपना पॉइंट रखिए और संसद के अंदर में जोरदार बहस होना चाहिए. Kerala Bishop support which has come to the bill. Many within the opposition are saying this is under the pressure of the RSS and the Sangham. आप देख रहे थे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पत्रकारों से एक तरह से बात कर रहे थे, लेकिन संदेश जनता को दे रहे थे. उनका कहना था कि पिछले 48 घंटे में जिस तरह से उन्हें जो खबरें और जो जानकारियां मिली हैं उसमें कुछ मुस्लिम संगठन, मसलन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की कि ईद वाले दिन भी काली पट्टी बांध के वक्फ संशोधन बिल के विरोध में एक तरह से अपना विरोध वो प्रदर्शित करें और साथ ही साथ रमज़ान में भी आखिरी जुमे पर भी नमाज अदा करते समय इस तरह की अपील की थी. उनका ये कहना है कि कुछ राजनीतिक संगठन, कुछ सामाजिक संगठन और कुछ मुसलमान संगठन इस तरह का भ्रम और अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, क्योंकि सरकार वक्फ संशोधन बिल इस बजट सत्र में लेकर आ रही है. उनका कहना था कि सरकार के पास और जनता के पास पूरा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है कि इस बिल को लेकर संसद के भीतर लंबी बहस और चर्चा हो, संशोधन बिल से जुड़े हर पहलू पर चर्चा हो और
उस चर्चा में सभी राजनीतिक पार्टी हिस्सा लें। हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सरकार हर शंका को दूर करने के लिए तैयार है। ऐसे में उन लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं। देखते रहिए डीडी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने आज सुबह कटक नेरगुंडी रेल सेक्शन पर ट्रेन सेवाओं को फिर से बहाल कर दिया है। रविवार को बेंगलुरु कामाख्या AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद रेलवे कर्मी रात भर रेल सेवाओं की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करते रहे। रेल कर्मियों के अथक परिश्रम के द्वारा सोमवार सुबह उन्हें इस कार्य में सफलता मिली और इस रूट पर फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। पूरे मामले में डिविजनल रेलवे मैनेजर खुर्दा रोड की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा की जाएगी। DRDO ने 15 दिनों तक काम करने और 300 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम हाई एंड्योरेंस ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल HEAUV का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के दौरान HEUV ने सतह और जलमग्न दोनों स्थितियों में सोनार और संचार का उत्तम प्रदर्शन किया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।